नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 16 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पर। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, थक गए हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, जज्बा है जीने का इसलिए तो सफ़र अभी जारी है। ठीक है ना। देखिए, जो हिम्मत होता है ना, उसको मतलब बहुत बार आपको ये लगेगा कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप हिम्मत करेंगे ना तो एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। जैसे एक होता है ना कि कंटिन्यूअस आपको फेलियर ही एग्ज़ाम में मिल रहा है, तो कई लोग ऐसे हताश होकर जो तैयारी है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे, ठीक है ना। तो हिम्मत रख के सफ़र हमेशा जारी रखिए, नेवर गिव अप, ठीक है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में दुनिया के 125 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? ठीक है, 125 देशों में ये रैंक निकाला गया था और भारत का जो रैंक है वो रहा है 111। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 111, ठीक है। 111 जो है ये भारत 125 देशों में इस बार लाया है। हालांकि इस रैंक को भारत खंडन करता है, क्योंकि आप देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% का अनुमान लगाया है कि अन्य देशों से ज़्यादा भारत का वृद्धि दर होगा। लेकिन आप सोचिए कि जिस देश का जीडीपी ग्रोथ रेट है वहाँ पे भूखमरी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखने लायक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भूखमरी नहीं है, लेकिन हाँ, इतने हम लोग देशों से पीछे नहीं हो सकते। देखिए हम लोग इस रिपोर्ट में देखेंगे कि हम लोग से आगे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जो कि हमेशा भीख मांगते फिरता है ना। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 4 स्थान और फिसल गया है, जो कि 2022 में भारत 107वें स्थान पर था और इस बार 111वें स्थान पर है, ठीक है। आयरलैंड और जर्मनी के दो गैर सरकारी संगठन कार्लसन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। ताज़ा रैंकिंग में भारत का स्कोर जो है 28.7 है, जो कि भूखमरी के लिए गंभीर दर्शाता है, ठीक है। और अच्छा, ये जो सैंपल है, ये जो रिपोर्ट है, ये किस बेसिस पे यहाँ पे बनाया गया है? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बच्चे हैं उसका सैंपल, आप सोचिए कि हमारा भारत में 140 करोड़ आबादी है और वहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बच्चे हैं 1 से लेकर 5 वर्ष तक, उसका सैंपल लेके ऐसा इन लोग रिपोर्ट जारी किया है। तो ये कहाँ तक मतलब ये जस्टिफाई है ना। इसलिए भारत इस रिपोर्ट का खंडन करता है कि इतने बड़े आबादी में आप इतने छोटे से सैंपल लेके कैसे आप भारत को आंक सकते हैं, ठीक है ना। और जो जो यहाँ पे टॉप में रहा है, जैसे बेलारूस इस सूचकांक में टॉप पे रहा है, यानी कि बेलारूस में जरा सा भी भूखमरी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। आप सोचिए वहाँ का आबादी भी बहुत कम है। हम लोग का देखिए उत्तर प्रदेश हो गया या फिर हर एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो, उसमें हम लोग के कितने सारे आबादी है। वैसे तो कितने सारे हम लोग का वो जो छोटे छोटे देश हैं, वैसे हम लोग का भारत में कितने देश हो जाएंगे, है ना, आबादी के तौर पर। तो इस ऐसे सूचकांक मतलब एक होता है ना कि इसका जो बहुत लूप बैक है इस रिपोर्ट का, ठीक है। सूचकांक के अनुसार भारत में बच्चों की बर्बादी दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो दुनिया भर में सबसे अधिक है, 18.7%, ठीक है। भारत अल्प पोषण यानी कि कुपोषण का शिकार है भारत में बच्चे, और इसका कितना प्रतिशत है? 16.6। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो मृत्यु दर है वो 3.1 है, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3.1 है। ऐसा ये इस रिपोर्ट में बोला गया है कि बच्चे जो है वो अपना 5वां जन्मदिन यानी कि 5 वर्ष आते आते ही वो डेथ कर जा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में भी इस रिपोर्ट को आंका जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की बीमारी सबसे अधिक है भारत में, और वो कितना परसेंट है? तो 58.1%, ठीक है। दक्षिण एशिया और अफ्रीका दुनिया के ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भूखमरी का स्तर सबसे ज़्यादा है,
ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग से आगे कौन कौन देश है, तो भारत से आगे, भारत का मतलब पाकिस्तान 102वें पोजीशन पर है, बांग्लादेश 81 पोजीशन पे है, नेपाल 69वें पोजीशन पे है, श्रीलंका 60वें पोजीशन पर है। तो ये सब जो है, आप सोचिए कि श्रीलंका को भारत खुद मदद पहुंचाया है, ठीक है। पाकिस्तान हर जगह पे पैसा के लिए ही मोहताज बना हुआ है, तो यहाँ पे भूखमरी कम कैसे हो गया, है ना, और ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। नेपाल में हर समय सहायता भारत भिजवाते ही रहता है, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ रिपोर्ट है, इसीलिए भारत इसका खंडन भी किया है। 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार 2015 तक कई वर्षों की प्रगति के बाद भूख के खिलाफ प्रगति जो है वो स्थिर है। विश्व का 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 18.3 है। ये दुनिया के 2015 के GHI के स्कोर से 19.1 से कम है, इसे भी याद कर लीजिएगा। यानी कि पहले ये 2015 में ये 19.1 था, अब ये यहाँ पे 18.1 है। इस रैंकिंग के शीर्ष 20 देशों में बेलारूस, उसके बाद बोस्निया, उसके बाद हर्जोगोविना, उसके बाद चीन, हंगरी, एस्टोनिया, लातविया, ये सब जो है ये सब टॉप पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री जो है मेडागास्कर और यमन रैंकिंग में सबसे नीचे है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक झटके, वैश्विक महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया गया है और भूख के खिलाफ प्रगति धीमी या उल्टी कर दी गई है, ठीक है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट को तैयार करने की पद्धति को भी दोषपूर्ण बताया है, ठीक है। तो ये रहा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब कुछ और इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, 40 है, और एक मतलब पहले इसमें 42 था, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 8वां है, ठीक है। और ये कौन निकालता है, तो ये है बॉन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वाच, ठीक है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी यानी कि विपो के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 84 है। इसमें टॉप कौन है, तो टॉप पोजीशन पे जापान सिंगापुर है, दूसरे पे साउथ कोरिया है, तीसरे पे जर्मनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड संयुक्त रूप से टॉप पर है और भारत 126वें नंबर पर है। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 144वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट में 84, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट इंडेक्स पूछेगा तो 144, ठीक है। इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स ये वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें डेनमार्क टॉप पर है और भारत 108 पोजीशन पर है, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो कि जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, इसमें अफगानिस्तान टॉप पर है और भारत 13वें पोजीशन पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही जारी किया जाता है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फ के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, ठीक है ना। और ये 92वें पोजीशन पर भारत है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अक्टूबर 2023 को मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किसने किया, तो 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। मुंबई में इसका आयोजन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को 2023 में को मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किए, ठीक है। ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वाग भी इसमें मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य जो अक्सर ये सब सभा करते रहते हैं, इसमें ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए पिछली बार जब भारत ने IOC सत्र की मेज़बानी की थी, तब से लगभग 40 साल बाद ये आयोजन हो रहा है। भारत दूसरी बार IOC का सत्र का मेज़बान कर रहा है और ये पहली बार ये जो IOC का सत्र है ये 86वां संस्करण है और पहली बार भारत 1983 में किया था दिल्ली में,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो ये एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है और इसका जो है हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका स्थापना 1894 में हुआ था। अध्यक्ष थॉमस वॉक है, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बाद भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अभी अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा हैं और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रधान सचिव राजीव मेहता है और महाद्वीपीय संघ एशियाई ओलंपिक परिषद, इसका मान्यता कब मिला था, तो 1924 में मिला था और संस्थापक कौन है, तो हैरी बक आर्थर नोहरेन है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ये इंग्लिश वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन को अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है? राज्य जलीय जीव घोषित किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव पशु के रूप में घोषित किया है। सीएम योगी ने कहा कि तालाबों और नदियों की पवित्रता बनाए रखने की ज़रूरत है। यह डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित जनसंख्या लगभग 2000 से अधिक आंकी गई है, ठीक है। और यहीं पे देखिए सीएम योगी ने यह भी कहा कि पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों के लिए यह प्लास्टिक के उपयोग से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे पानी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि अब यहाँ पे पॉलीथीन से भी बचना अनिवार्य है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा करने और समुदाय के भीतर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से टाइगर रिजर्व से जुड़े गाँवों के व्यक्तियों को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने का भी प्रस्ताव रखा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़ गंगा में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वन विभाग की टीम जीपीएस की मदद से डॉल्फिन की गिनती कर रहे हैं, ठीक है। पुराने आंकड़ों की बात करें तो 2015 में 22 डॉल्फिन, 2016 में 30 डॉल्फिन, 2017 में 32 डॉल्फिन, 2018 में 33 डॉल्फिन, 2019 में 35 डॉल्फिन और 2020 में 41 डॉल्फिन गिनती की गई थी, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए डॉल्फिन को वैज्ञानिक नेम में क्या बोला जाता है, तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इसका नाम है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो वो है पटना में, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, पटना बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव मनाया गया। इसमें रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑब्वियस सा बात है उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अब देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह 9 अक्टूबर को किया गया था परेड ग्राउंड में, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। रोजगार पोर्टल का लॉन्च हुआ है। सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर युवा उत्तराखंड ऐप ने देहरादून और उधम सिंह नगर के सेवा योजन कार्यालयों में भी स्वरोजगार केंद्र का शुभारंभ का उद्घाटन किया गया। आईटीडीए ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप को विकसित किया है। युवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास एवं रोजगार विभाग आईआईटी रुड़की के माध्यम से एक एमओयू हस्ताक्षर पर साइन हुआ है। यानी कि आईआईटी रुड़की के साथ भी एक यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। एमओयू का उद्देश्य है कि राज्य के जनशक्ति और कौशल क्षमता विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की की तकनीकी और विशेषज्ञता का उपयोग करना, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये है सीएम पुष्कर सिंह धामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विश्व दृष्टि दिवस
यह दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार 12 अक्टूबर को था, ठीक है ना। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है ना, इसलिए। ठीक है, यह विश्व दृष्टि जो दिवस है, इसका महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस का इस बार का जो थीम है, काम पर अपनी आँखों से प्यार करें। यानी कि जैसे हम लोग वर्क प्लेस पे लगातार कंप्यूटर पे काम करते जाते हैं, आँखों के बारे में नहीं सोचते हैं, उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि अपने आँखों पर भी थोड़ा सा आँखों से प्यार करें, है ना। इस बारे में याद रखिएगा। यह पहली बार 8 अक्टूबर 1984 को मनाया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग देश में विकलांग व्यक्तियों के सभी विकास एजेंडा की देखभाल करने में एक नोडल विभाग है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की बात कर लेते हैं एक बार फिर से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पारेवास दिवस यानी कि विश्व पारेवास दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिंसा को ना कहे इस बार का थीम है, ठीक है। उसके बाद विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुस्कान दिवस भी 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। कपास दिवस, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। विश्व डाकघर दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाकघर दिवस की जो थीम है, टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाकघर दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, ठीक है। विश्व गठिया रोग दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व दृष्टि दिवस ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है, एम्फी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी एम्फी के नया अध्यक्ष जो है ये नवनीत मुनोट को चुना गया है। इसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है, नवनीत मुनोट, ठीक है। नवनीत मुनोट को ये अभी अध्यक्ष चुना गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नवनीत मुनोट एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। यह HDFC एजेंट मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एंथोनी हेरिडिया ये एम्फी के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये याद रखिएगा, ये 2 बार मतलब 2 चीज़ एम्फी का हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष भी चुने गए हैं और उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। तो एंथोनी हेरेडिया जो है ये उपाध्यक्ष बने हैं और नवनीत मुनोट जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो उपाध्यक्ष है हेरेडिया, ये महिंद्रा म्यूचुअल फंड के MD और CEO भी हैं, इसे भी याद कीजिए, ठीक है। एम्फी के अध्यक्ष के रूप में बाला सुब्रमण्यम यानी कि बाला सुब्रमण्यम जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो इनके जगह पे कौन आया है? नवनीत मुनोट जी आए हैं। और राधिका गुप्ता जो कि उपाध्यक्ष थी, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उनके जगह पे एंथोनी हेरिडिया आए हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो चुनाव है सितंबर 2023 में एम्फी का 28वीं वार्षिक बैठक में हुआ था, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ था, ठीक है। मुनोट और हेरेडिया 16 अक्टूबर यानी कि आज के दिन ही ये लोग अपना कार्यभार संभालेंगे, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है? पेयू ने अनिर्बन बनर्जी को ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त किया है। नवनीत मुनोट का हो गया। उसके बाद IDBI GC यानी कि भारत का ऐतिहासिक पुनर्विचारण हुआ है। रिलायंस जियो मार्ट ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रामास्वामी N GESC यानी कि जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। RBI ने मुनीष कपूर को कार्य अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल तरुण सोबती नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये BRO के प्रमुख बने हैं, ठीक है। KN शांत कुमार ये PTI के अध्यक्ष बने हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कैटरीना कैफ ये जो है यूनिक ग्लो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नामित की गई है, ठीक है।
बनमाली अग्रवाल ये टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष बने हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना, रिसेंट नियुक्तियां हैं तो नियुक्तियां पूछी जाती है। राजीव मंत्री जो है ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। निहार मालवीय ये पेंगुइन रैंडम हाउस के अस्थाई सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। धनंजय जोशी ये दूरसंचार उद्योग निकाय डीआईपीए के जो अध्यक्ष बने हैं, डीपा के, याद रखिएगा। और यही है नवनीत मुनोट, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केरला की 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरला का पहला 3D प्रिंटेड जो इमारत है, बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरला की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में हुआ है। ये 10 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ था, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए 388 वर्ग फुट में फैला हुआ ये घर है। एक कमरे का ग्रीष्मकालीन घर है। इसका निर्माण 28 दिनों में किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अमेज 28 केसनिक परिसर में छोटे से टीले पर कंक्रीट के मंच पर ये खड़ा है, ठीक है। और इसका जो तकनीक के इस्तेमाल में है, 15 से 1600 वर्ग फुट का घर में 2-2.5 महीने में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार का अगर आप 3D डाकघर के बारे में बात करें, ये वाला केरला का 3D प्रिंटेड घर है। और ऐसे ही 3D प्रिंटेड डाकघर का शुरुआत, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का शुरुआत ये हमारे अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, इनके द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में इंटेलिजेंस शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि IGMS 2.0 लोक शिकायत पोर्टल लॉन्च किसने किया? तो ये किया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो इंटेलिजेंस शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका जो लॉन्च है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, इसे भी याद करिएगा, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। IGMS पोर्टल 2.0, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटेलिजेंस शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग का इंटेलिजेंस शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 लोक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। इसे IGMS 2.0 का डैशबोर्ड IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, वहाँ का टीम के द्वारा इसका विकसित हुआ है, ठीक है ना, इसे भी याद कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रालय विभागों के औसत निपटान समय 2021 में 32 दिनों से घटकर ये 18 दिन हो गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कि यानी कि आप कोई भी इशू आएगा, इसको 32 दिन का अंदर से घटाकर 18 दिन में इसका शिकायत को, कोई भी शिकायत को उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये रहा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। डैशबोर्ड के शिकायत का त्वरित सरलीबद्ध विश्लेषण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। डैशबोर्ड अधिकारियों को शिकायत के मूल कारण की पहचान करने में भी मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कैबिनेट द्वारा एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत की स्थापना को मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को लाभ होगा? ठीक है, मेरा युवा भारत में किस वर्ग का आयु के लोगों को लाभ होगा? तो ये होगा 15 से 29 वर्ग के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको मेरा युवा भारत के लिए लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। देखिए कैबिनेट ने एक स्वायत्त संस्थान मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। मेरा युवा भारत माई भारत का प्राथमिक उद्देश्य है युवाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी मंच तैयार करना, ठीक है। यह युवा विकास के लिए एक व्यापक प्रौद्योगिकी संचालित सक्षम तंत्र के रूप में भी काम करेगा, ठीक है। ये युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और सरकार के पूरे दायरे में एक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए सरकारी मंच प्रदान करेगा, ठीक है। स्वायत्त निकाय माई यूथ इंडिया यानी कि माई भारत राष्ट्रीय युवा नीति युवा की परिभाषा के अनुरूप ये 15 से
29 वर्ग के आयु के युवाओं को लाभान्वित करेगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसमें युवा 15 से 29 साल के लोगों को ही काउंट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के घटक विशेष रूप से किशोरों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के किशोर होंगे, यानी कि 10 से 19 साल के बच्चे क्या हैं, ये किशोर में गिनती होंगे, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद माई यंग इंडिया यानी कि माई भारत को ये 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन लॉन्च किया जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है ना, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का उद्घाटन करेंगे? तो ये जो उद्घाटन किए हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये 9वें नंबर का है। G20 का संसदीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो है ना उसका मीटिंग P20 है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का उद्घाटन किए हैं। 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 13 से 14 अक्टूबर 2023 तक इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इसका हुआ है। शिखर सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश के अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लिए हैं। ठीक है, 26 अध्यक्ष, 10 उपाध्यक्ष, ये लोग यहाँ पे 50 सांसद और 14 महासचिव शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं। पैन अफ्रीका संसद के अध्यक्ष पहली बार भारत में P20 का सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। G20 सदस्य और अतिथि देश जैसे संसदें P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है, ये इसका इस बार का चर्चा का विषय था। ठीक है, P20 शिखर सम्मेलन के दौरान 4 उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे जो कि नीचे दिए गए एजेंडा पर काम करेंगे। पहला, SDG में तेज़ी से काम करना। SDG गोल कितना है? तो SDG गोल 17 है, जो कि 2015 से 2030 तक सभी देशों को उसका ऊपर काम करना है और 17 के 17 गोल अचीव करना है। उसके बाद सतत ऊर्जा संक्रमण, इसको भी काम करना है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाना है। ठीक है, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। ठीक है, परिवर्तित करना है। ये सब जो है एजेंडा पर काम होना चाहिए। ठीक है, 12 अक्टूबर 2023 को लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय मंच का भी आयोजन किया गया है। भारत की प्राचीन और सहभागी लोकतांत्रिक परंपराओं को उजागर करने के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। अब आपको मालूम होगा कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, लोकतंत्र का जननी भारत। ठीक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत ही है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो। आपको हर एग्ज़ाम्स में हमारा क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा। आप लोग हमारा सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।